हाय एवरीवन। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो समझ लिया था, स्पेशली जब हम इंटरैक्शन एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, जब हम इंटरैक्शन एनर्जी की बात करते हैं तो आपने सब कुछ समझ लिया है। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या राइट अप्रोच होना चाहिए वो समझते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, सो इट इज़ के Q1 Q2 अपॉन आर if we talk about the system of two particles। अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें, दिस इज द एनर्जी। ठीक है, और वहाँ पे इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें इसका प्रॉपर साइन यूज करना चाहिए। किसका जी? दोनों चार्जेस का। अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ख्याल रखेंगे। अब ये है फॉर्मूला, एंड दिस वाज द फॉर्मूला फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Q1 Q2। ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो सबसे पहला क्या हो सकता है कि एक पेयर के लिए था। क्या एक से ज़्यादा अगर चार्जेस हों तब क्या करेंगे? अगर आपको डेरिवेशंस ठीक से पता है तो कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर हमारे पास Q1 है और एक Q2 है और एक Q3 भी है, तब क्या करोगे आप? अब मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है जी। ऑल्दो यहाँ पे नहीं बना है बट आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये ए दे दिया, ये भी ए है और ये भी ए है, फिर क्या करेंगे आप? अभी मैं होमवर्क भी दे दूंगा एलसीवी से कुछ, फिर इसके बाद जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा डीपीपी में मैं चैप्टर वाइज डाल दूंगा। ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्स के सब डेरिवेशन पे जाते हैं, कोई गेस वर्क नहीं करना है कि ऐसा लगते हैं, ये चिमनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो हम अगर मान लो पहले Q1 के साथ आते हैं तो वर्क डन ज़ीरो होगा। जब मैं Q2 लेके आऊँगा तो देखो पहले में ज़ीरो वर्क डन हुआ, फिर क्या होगा के Q1 Q2 बाय ए, क्योंकि अब हमारे पास इसका फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब मैं तीसरे को लेके आऊँगा तो इन दोनों का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों के लिए वर्क डन आएगा और दोनों के लिए वही फॉर्मूला वैलिड होगा, एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पंगा कहाँ पे? फिर लिखिए ना। फिर जब तीसरे टाइम पर लिख रहे होंगे तब आप इसको ऐसा लिखेंगे, ओके Q1 की वजह से एंड Q2 की वजह से। बात समझ आई? तो ये एनर्जी हुआ टोटल एनर्जी। तो अब हर बार आपको ऐसा नहीं सोचना है, हर बार आपको एक्सटर्नल एजेंट सोच के उसको इन्फिनिटी पे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको अब क्या करना है कि जितने भी, अब हमारे पास जो ये यू है, अब ये जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उन सब के लिए लिख दीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद उसका सम लिख दीजिए फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स आप लिख दीजिए। अब एक सिंपल एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ सर। ठीक है जी, अब एक सिंपल एग्जांपल देके मैं बताता हूँ कि अगर मान लो एक स्क्वेयर होता बेटा और उसके कॉर्नर्स पे चार्ज पार्टिकल्स होते। अब इस बार मैं प्लस माइनस करके रख देता हूँ, ठीक है, ताकि वो कोई पंगा ना बचे आपके पास। तो एक Q1 रखते हैं, दूसरा Q2 रख देते हैं, तीसरा Q3 रख देते हैं, चौथा -Q4 रख देते हैं। अब इस सिस्टम की एनर्जी बतानी है। अब ऐसा नहीं फिर इन्फिनिटी पे भेजेंगे और फलाना फलाना, ऐसा नहीं करना है। अब हमें जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उसके लिए लिख देना है। तो आप भी साथ साथ लिखते जाइए। तो अगर मैं इस पेयर के लिए लिखूं, सो प्लस माइनस एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन ए। फिर इसके लिए लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, -के Q1 Q4 अपॉन ए। फिर इसके लिए लिखते हैं बॉस, तो -के Q2 Q3 अपॉन ए। फिर इसके लिए लिखते हैं तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्यों माइनस था पता लग गया था। अब इस पेयर के लिए लिखो अगेन -के Q4 Q3 अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दो, ये भी तो पेयर है। ये जितने भी इंडिपेंडेंट पेयर्स बन सकते थे सबके लिए, तो इनके लिए जब लिखोगे तो जो सेपरेशन है बेटा, अब वो √2a हो गया। अब पॉजिटिव प्लस प्लस है तो पॉजिटिव हो गया, के Q1 Q3 अपॉन √2a। और इधर से देखेंगे फिर माइनस माइनस प्लस, के Q2 Q4 अपॉन √2a।
मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो अब कुल मिला के प्रोबेबिलिटी से भी, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर हमारे पास 4 है तो इंडिपेंडेंट पेयर्स कितने बनेंगे? 6। तो यहाँ पे कैसे लिखा, समझ आ गई बात? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो, एक पेयर के लिए जो लिखा था आपने एनर्जी, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो पता लग गया कि मोर देन 1 पेयर हो, मतलब मोर देन 2 चार्जेस हो, तब क्या होगा, लिख दिया सर। अब अगर मान लो कि भाई ये फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए भाई कि एक रॉड है, एल लेंथ एंड क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, क्यू चार्ज को, सॉरी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एल लेंथ पे, ठीक है भाई। अब यहां से किसी डिस्टेंस ए नॉट पर दूसरा पार्टिकल है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब क्या करेंगे? एक तो पॉइंट चार्ज है नहीं, एक है। अब हमारे पास एक ही सहारा है, दैट इज कैलकुलस। तो अगर हम कैलकुलस उठाएं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिख दिया जो कि dx है। एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम dx लिख लेते हैं। तो अब इस dx पे जो चार्ज होगा बेटा वो भी बहुत कम होगा, जिसको हम dq लिख सकते हैं। कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ q बाई एल इंटू डी एक्स। चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज q बाई एल इंटू डी एक्स। अब ये देखो, ये x डिस्टेंस पे था, अब ये स्मॉल चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज और एक दूसरा, तो इस अरेंजमेंट के लिए इट मीन्स कि फॉर द सिस्टम ऑफ दिस पार्टिकल एंड द स्मॉल एलिमेंट जो हमारे पास एनर्जी है, इट इज सिंपली के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स। अब अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर मतलब फ्रॉम ए नॉट टू ए नॉट प्लस एल, बिकॉज दिस लेंथ वॉज एल। बात समझ आई? कैसे लिखना है पता चला? अब यहाँ पे हम क्यू डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब अगर कैसे कॉन्टिन्यूस बॉडी हो तो क्या करना है पता लग रहा है? हाँ, जब स्फेरिकल होगा तब क्या करना है, अभी हम फील्ड में उसको सिखाएंगे गॉस के साथ, फिर आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर आपसे कह दे बेटा अभी हम पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो आप। पोटेंशियल जब पढ़ लोगे तो काम और आसान हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एक लग्जरी है, मतलब एक बार पोटेंशियल एनर्जी समझ जाएं तभी उसके कैलकुलेशन को बहुत जगहों पे आसान करने के लिए यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अब हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, ये क्या हो गया? चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज क्यू एंड रेडियस इज आर। अब अगर इसके सेंटर पे मैं एक चार्ज रख दूं प्लस क्यू, छोटू क्यू, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब कितने पेयर बनेंगे सर? तो इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि एक छोटू सा अगर एलिमेंट हमने ले लिया डी क्यू, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डी क्यू चार्जेस होंगे। तो एक पहले छोटे के लिए लिख लो। तो इसके लिए जब तुम एनर्जी लिखोगे तो क्या आएगा? के क्यू डी क्यू अपॉन आर। लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखा, यहाँ तक कैसे लिख रहे थे, बिल्कुल पता लग रहा है। वेरी गुड। अब अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। मजे की बात क्या है, ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन जैसा मामला हुआ। के क्यू बाय आर बाहर हो गया, अब डी क्यू का इंटीग्रेशन तो पूरा क्यू आ जाएगा। तो देखो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन आर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करते चले जाएंगे। दिमाग यूज करने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर देखो तो हर एलिमेंट ही आर डिस्टेंस पे है, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स ले ले और उन सब का पोटेंशियल एनर्जी लिख के सम करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, तो देखो एट द सेंटर पे रखा चार्ज को, तब क्या हुआ, समझ आ गई बात। अब इसी पे दूसरा केस ले ले कि भाई अगर आपसे कहे नहीं जी उसके एक्सिस पे रखा हुआ है, तब क्या होगा? तो देखो वो भी करके देखते हैं। ये तो घपला हो गया, ये रिंग का पता नहीं क्या बना दिया सर, ज़्यादा मोटिवेट हो गया। ये तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है सर। ओ वाह, ठीक है। अब ये रिंग है, देख रहा है विनोद कैसा घपला होता है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चार्ज्ड रिंग है सर, ये
ठीक है। अब इस चार्ज रिंग के सेंटर से, मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ दैट रिंग, we have placed an another charge q naught at a distance of a naught, and the radius of the charge ring is r. Now find the potential energy of this system. अभी जितनी भी एनर्जी लिख रहे हो, सभी इंटरैक्शन एनर्जी लिख रहे हो, ठीक है। सेल्फ एनर्जी भी आएगा, अगर हम सिर्फ रिंग की एनर्जी लिखना चाहे वो भी लिख पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करें, सभी अंडरस्टूड है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरैक्शन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, फिर से वही खेल, एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू पकड़ लिया और उसको ले गए, कितने डिस्टेंस पे रख दिया, तो मान लो ये डिस्टेंस, तो ये ए नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, जो कि बहुत अच्छे से गिवन है, बिकॉज ए नॉट इज गिवन है। तो यहां पे जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, स्मॉल एलिमेंट इन दिस चार्ज, क्या उसको हम के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दे, तो कोई प्रॉब्लम सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो के भी गिवन है, क्यू नॉट भी गिवन है, ए नॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सब पता है, बचा क्या, डी क्यू का इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन। तो डी क्यू को जब इंटीग्रेट करते हैं आप, तो क्या बनेगा, ये टोटल चार्ज क्यू। सो आंसर वुड बी, फाइनल आंसर जो होगा के क्यू नॉट क्यू अपॉन रूट ए नॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। हमें नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तक बातें समझ आ गई, बहुत बढ़िया। तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिख पा रहे हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, मैं एक बार समझा भी देता हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आपने 11th में पढ़ रखा होगा। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करें तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए, देखना ध्यान से समझना। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ये तब करते हैं, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख के दे रहा हूँ। इसमें ऐसा कि व्हेन द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो हो, मतलब चेंज इन एनर्जी जो है, चेंज इन एनर्जी, ये कैसे मिल रहा है, बिना वर्क डन के तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम कह सकते हैं कि ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय और कंजर्वेटिव फोर्सेस आर काउजिंग द चेंज इन एनर्जी। याद रहेगा कि जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, मेरी बात समझ रहे, तो क्या होना चाहिए, यू इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल। तब जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। कब, जब हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो, मतलब चेंज इन एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। व्हेन द ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आर काउजिंग द चेंज इन एनर्जी, तब हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ से देखेंगे तो इस पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लो एक Q1 चार्ज है जी, एक माइनस Q2 चार्ज है, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन दीज टू was D and the charges was released.
नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो अब आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q1 एंड Q2 व्हेन द सेपरेशन बिकम्स d/2। ठीक है, जब सेपरेशन इन दोनों के बीच में, यहां तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लिख सकते हैं। जब दोनों के बीच में सेपरेशन 1d/2 रह जाता है तो कितना होगा। तो अब देखो सर, इसकी वेलोसिटी v1 एज्यूम कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, इनिशियल, देखो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है जिसका कि वर्क डन आ रहा है। इट मीन्स u इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू u फाइनल। और अगर हम इनिशियल की बात करें तो वेलोसिटी ज़ीरो है, सो वी हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, देखो ये ई, अब यू से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ पोटेंशियल लिखा है तो मैं ई लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल प्लस काइनेटिक फाइनल लिख दूँ, तब तो कोई पंगा नहीं है जी, ग्रेट। अब अगर देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा इन दोनों का। फाइनल में देखेंगे तो -k Q1 Q2 अपॉन आधी डिस्टेंस विच इज d/2। नाउ दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, हो गया जी। तो पहला इक्वेशन लिखने में किसी को कोई लापरवाही, कोई परेशानी, कोई पंगा नहीं हुआ, ग्रेट। लेकिन सेकंड पॉइंट, अब देखो इससे तो काम बनेगा नहीं, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट अननोन। तो अगर दो अननोन है तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। अगर इस सिस्टम की बात करो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, m1 v1 माइनस m2 v2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल इट वॉज जीरो, लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने इसको अगर सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी पूछा होता, ठीक है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स d/2, तब अगर मान लो कि दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी पूछती है तो रिड्यूस मास वाला यूज कर लेना ज़्यादा आसान होता। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, सब कुछ ऐसा ही होता, -k Q1 Q2 अपॉन डी, इट शुड बी इक्वल टू -k Q1 Q2 अपॉन d/2। अब यहाँ पे 1/2 रिड्यूस्ड मास लिख करके v रिलेटिव का स्क्वायर लिख देते क्या। तो ये तब जब हमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन पूछा जाता, कि अगर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, तब ये उपयोग कर लेते। ठीक है, और ये क्या होता, रिड्यूस्ड मास। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 m2। अभी देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच मैं बता रहा हूँ, टाइम के साथ फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो जितने एरोडोप क्रोटोप अपने PYQ जितने हैं अच्छे वाले, सभी इधर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, देखो तसल्ली से अगर करोगे तो हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा और आप करने के काबिल बन जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है हमें, अब उसको बड़े ध्यान से समझना, वो पॉइंट क्या कहता है। ये तो यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। अब देखो जैसे आपने लिखा था, जो पोटेंशियल एनर्जी था ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था। अब अगर कुछ ऐसा सवाल आता है, ठीक है, कि मान लो एक स्क्वेयर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज पार्टिकल हैं, +Q1 +Q2 +Q3 +Q4। Now all the charges are shifted to the corners of a smaller square। यहाँ पे 2A साइड था और यहाँ पे A साइड है। अब ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। Find the work done in this process. All these four particles are shifted to the corners of this small square. Then what would be the work done
बाय एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस। कुछ नहीं कहा गया है, ये एज्यूम करना है कि ये स्लो प्रोसेस हुआ है। इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेफिनेटली ज़ीरो। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो पक्के तौर पे ज़ीरो है। फिर क्या करेंगे? फिर ये देखें, अच्छा, ऑब्वियसली अब तुरंत सोचो कि भाई सब एक दूसरे को रिपल कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का। तो अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो बट हम निकालेंगे कैसे? एफ डॉट एस लिखना तो मुश्किल काम है। तो कई बार ऐसा क्या होता है, हम सब कुछ एनएलएम से बना है, काइनेमेटिक सब, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूज़ करने लगे तो सुबह हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना चाहिए? यूज़ कर लेना चाहिए अभी जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। तो यहाँ पे ये है कि जब आप इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ लाओगे, तो सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं चेंज इन एनर्जी लिख दूँ, वो कहाँ से आया होगा? वर्क डन से ही आया होगा। तो मैं वर्क डन को सीधे चेंज इन एनर्जी लिखूँ तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब अगर आपने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दिया तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे फाइनल एनर्जी लिखना बड़ा आसान है। मैंने अभी तुरंत बताया था, मैं बस स्टार्ट करके दे रहा हूँ, के Q1 Q2 बाय ए प्लस डिड इंटू ये कितने 6 टर्म्स होंगे वैसे इनिशियल लिखने में। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ आ गई कि भाई कैसे लिख रहे हैं। अब इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं भी करवाऊंगा आपको। यहाँ पे बस एक अप्रोच डेवलप करवाना था, वो करवा दिया मैंने, है ना। रिंग है, ऊपर से चार्ज को रिलीज़ किया तो क्या होगा, स्क्वेयर है, उसके चारों कॉर्नर पे चार्ज है ऊपर रख करके, फिर उसका एसएचएम का बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी अगर होमवर्क की बात करें तो एक अप्रोच डेवलप करने के हिसाब से आप लिख दीजिए HCV से क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व का है ये 61, 66, 68, 69, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, पोटेंशियल से ज़्यादा होंगे, लेकिन एक बार ये समझ आए तभी पोटेंशियल का मतलब पता लगेगा आपको। ठीक है, ये अनसॉल्व में से है। एंड अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें से एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, 15th क्वेश्चन। ये वही चैप्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो एक सेकंड का वक्त दीजिए, मैं पेज नंबर भी बता दूं आपको, 114 से 117 118 तक जो भी है। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है, और थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेक्चर की फ्रिक्वेंसी भी बहुत अच्छी कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।